साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारी एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस क्लास हिंदी की स्पेशल। और अगर आप लोगों ने इस क्लास को पूरा देखेंगे आप और इसके जो क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से सोल्व करेंगे, प्लस उसका नोट्स बनाएंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 20 में से आपके 19-20 नंबर पूर्णांक बाई पूर्णांक भी आ सकते हैं, अगर आप इस बताए हुए नियम के अनुसार अगर आप जो है इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छा मैटर मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। और ऐसे शब्द आपको बताए जाएंगे जो कि एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग अच्छे शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला सवाल कह रहे हैं समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम बताइए। तो देखो, जो अनंत शब्द है बेटा, उस अनंत शब्द का विलोम बताना हमें। अब अनंत शब्द का विलोम क्या होता है? अंत होता है, असीमित होता है, अंतहीन होता है, अनअंग होता है, ठीक है। तो अनंत का विलोम होता है बेटा अंत। क्या होता है? अंत। असीमित में ए हटा दो तो सीमित। अंतहीन का भी अंत हो जाएगा। अनंग का होता है अनअंग। अन माने नहीं, अंग जो अंग रहित है, तो उसका विलोम हो जाएगा है ना अंग। मैं आपको बताता हूँ, ये 5 मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे शब्द ये शब्द हैं बेटा, और ये इनके विलोम है, ठीक है। ये शब्द हैं, ये इनके विलोम है। जैसे एक शब्द तो अपने पास में आ गया अनंत, ठीक है। एक शब्द होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि। एक शब्द होगा बेटा दीर्घायु। दीर्घायु। एक शब्द होगा बेटा दीर्घायु, अच्छा शब्द है। हाँ, एक शब्द हो जाएगा आपके पास में नश्वर, है ना। और एक शब्द और लिख लेते हैं, हाँ एक शब्द लिख लेते हैं महान। देखो इनके विलोम शब्द आप देखो पहले। तो अनंत का विलोम शब्द होता है बेटा अंत। अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल भी बारिश ना होना। अनवृष्टि, वृष्टि कहते हैं बारिश को, बिल्कुल भी बारिश ना होना। सूखा मतलब तो उसका होता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है खूब बारिश, ठीक है। दीर्घायु, लंबी उम्र। दीर्घायु को चिरायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरायु, ठीक है। तुमने शादी के कार्ड पर लिखा हुआ देखा होगा ची। ये ची क्या है? ये चिरायु होता है, ये चिरंजीवी होता है, इसका मतलब लंबी उम्र होता है। तो दीर्घायु लंबी उम्र है ना, उसका विलोम होता है बेटा अल्प आयु, कम उम्र। नश्वर, नश्वर का मतलब होता है, नश्वर को क्षणिक भी कहते हैं, जो कभी भी नष्ट हो जा, ठीक है। तो उसका विलोम होता है बेटा शाश्वत, जो हमेशा रहेगा। क्या बनाएंगे? शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, ठीक है। महान, महान वही है जो वृद्ध है, महान है, तो उसका विलोम बनाते बेटा हम क्षुद्र। क्या लिखते हैं? क्षुद्र। आपने सुना होगा क्षुद्र गृह, ठीक है, तो क्षुद्र होता। तो 5 शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अपनी डायरी में आप नोट डाउन कर लीजिए। विलोम शब्द ऐसे ही है, एग्जाम एसएससी में और पुलिस में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसा एक शब्द आया यहाँ, मैं आपको बता दूँ, ये जो शब्द है ना बेटा, ये जो शब्द है आपके सामने अनंग। अनंग का पर्यायवाची है। अगर ऐसा पूछ ले कि अनंग किसका पर्यायवाची है, तो बेटा है वो कामदेव का। ये थोड़ा याद रख लेना, एडवांस आपके लिए। अनंग किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का पर्यायवाची है ना। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? अनंग है, ठीक। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरे में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। अधिक खाने वाले को कम देना, ठीक है। मित्रता करना, ऊंट को जीरा खिलाना, खाने में जीरा डालना। तो ऊंट के मुंह में जीरा, जीरा आपने देखा होगा कितना थोड़ा होता है, ऊंट कितना बड़ा होता है, उसे जीरा दोगे तो बहुत थोड़ा ना रह जाएगा। तो इसका मतलब होगा अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। कम देना नहीं, बहुत कम देना, ठीक है, बहुत कम देना, ठीक।
तो मैं आपको 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ बताऊंगा, उनके आपको अर्थ देख लेने हैं। एक देखो मुहावरा अपने पास लिखा हुआ बेटा, एक लिखा हुआ देखो, ऊंट के मुंह में जीरा। एक तो हो गया ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा एक हो जाएगा। एक दूसरा भी लिखा है, हाँ दूसरा है आँख का पानी ढल जाना। आँख का पानी ढल जाना, बहुत अच्छा मुहावरा है, ठीक है। एक होता है बेटा, तीसरा भी लिखा है, हाँ तीसरा होता है थाली का बैंगन। थाली का बैंगन, थाली का बैंगन होता है। एक होता है देखिए, एक मुहावरा और लिखा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। और एक और लिख लो 5वां, वो हो जाएगा धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो कितने लिख दिए हमने? 5। इनके अर्थ देख लेते हैं। मैंने वही लिखे हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो एसएससी जीडी और पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो एसएससी जीडी और पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, ठीक है। तो ऊंट के मुंह में जीरा, अब देखो इसका अर्थ लगाओ। ऊंट जो है बहुत बड़ा होता है और जीरा बहुत छोटा होता है। अगर ऊंट को जीरा खिलाओगे तो बताइए आवश्यकता से ज़्यादा दे रहे हो या बहुत कम दे रहे हो? जितने की आवश्यकता उतना दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे, इसका मतलब बहुत कम दे रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम। आवश्यकता से बहुत कम मिलना, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। इस बात को आप यूं भी कह सकते हैं बेटा कि देखिए, अधिक खाने वाले को कम देना। जो ज़्यादा खाता है, एक आदमी जो है वो 10 रोटियाँ खाता है और आप उसे 1 रोटी दे दें तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा, ठीक है। आँख का पानी ढल जाना, देखिए आँख का पानी ढल जाना इसका मतलब होता है कि आपके अंदर दया है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। दूसरा आदमी पीड़ित है, परेशान है, रो रहा है, चिल्ला रहा है वो, और आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ लिया है, ठीक है। आप अपनी ही जिद लगाए बैठे हैं, आप अपने ही रट लगाए बैठे हैं। इसका मतलब होता है ऐसे आदमी को लज्जा नहीं आती, निर्लज्ज होना। क्या कहते हैं? निर्लज्ज होना। और जीवन में याद रखना बेटा, हाँ कभी भी आँख के पानी को मत ढलने देना, निर्लज्ज मत होना, क्योंकि निर्लज्ज अगर आप हो जाओगे तो ईश्वर जो है, प्रकृति जो है, नेचर जो है वो आपसे संबंध खत्म कर लेता है, भगवान फिर उनका साथ नहीं देता, ठीक है। तो निर्लज्ज नहीं होना चाहिए आदमी को। थाली का बैंगन, तुमने देखा होगा थाली में बैंगन को रख दोगे तो वो लुढ़कता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, एक जगह नहीं रहेगा। तो ऐसा थाली का बैंगन कौन होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का कोई सिद्धांत है ही नहीं, जो बिना सिद्धांत के जीवन बिताता है, वो थाली का बैंगन कहलाता है ना। तो थाली के बैंगन का होने का मतलब होता है जिसका कोई सिद्धांत ना हो बेटा। अधजल गगरी छलकत जाए, देखो जीवन में याद रखना, जीवन में याद रखने वाली बात है कि जो भरा पूरा होगा उसे कभी घमंड नहीं होगा, ठीक है। भरा पूरा, भरे पूरे का मतलब यह है कि जो अपने आप में हाँ संपूर्ण है उसे कभी गर्व या घमंड नहीं होगा। अक्सर ओछे लोग जो हैं वो इतराते हैं, ओछे लोग इतराते हैं, है ना। तो देखिए कम ज्ञानी का इतराना, ज्ञान तो है उसमें लेकिन कम ज्ञान है, लेकिन वो बड़े बड़े ज्ञानियों के सामने 30 मार खा बन गया है। उसे लग रहा है अरे मेरे सामने ये क्या है ना, पानी भरता मेरे सामने, इसका क्या, इसकी क्या औकात है। ये जो कौन करते हैं ऐसे, ये ओछे लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए कम ज्ञानी का इतराना, हाँ कम ज्ञानी का मतलब ज्ञान तो है थोड़ा बहुत है, कम ज्ञानी का दिखावा करना,
या इतराना। चलिए, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। देखिए, जो धोबी समाज के लोग हैं, कपड़े धोते थे तो कपड़े जिसमें पीटते थे ना, उसको कुत्ता कहा जाता था। ठीक है, तो उसे वो घर नहीं लाते थे, न घाट पर छोड़ते थे, बल्कि वो कहीं झाड़ियों में उसे छिपा देते थे। तो इसका मतलब ये कहीं भी इज्जत ना होना, है ना, कहीं भी इज्जत नहीं मिल रही, ना घर में इज्जत मिल रही, ना घाट पे इज्जत मिल रही है। इसका मतलब ये होता है, देखिए, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस बात का मतलब होता है कहीं का न रहना, है ना। निकृष्ट व्यक्ति, हाँ, कहीं पर भी आदर नहीं पाता है। तो निकृष्ट व्यक्ति, नीच आदमी, निकृष्ट व्यक्ति को, नीच आदमी को कहीं भी आदर नहीं मिलता, कहीं भी आदर नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके पास में, हाँ, 5 मैंने आपको बता दिए, बहुत मोस्ट हैं, याद रख लो कि पेपर में इसी टाइप के पूछे जाते हैं, पुलिस में और एसएससी जीडी में। ठीक है, तो ये 5 मैंने आपको क्या बता दिए, ये 5 बता दिए मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, चलो इसके बाद में चलते हैं। देखो, ये कह रहे हैं दोपहर, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का अनाचार। अरे अनाचार क्यों होगा भाई। दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, समाहार मतलब मिलन। ठीक है, तीसरे में दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का संग्राम, दोपहर लड़ रहे हैं क्या, युद्ध हो रहा क्या। दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का कदाचार। तो बेटा कदाचार नहीं होता, संग्राम नहीं होता, दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, दोपहरों का मिलना, इकट्ठा होना। समाहार का मतलब इकट्ठा होना। तो देखो ये जो लिखा हुआ दोपहर, दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का मिलन, दो पहरों का समाहार, समाहार कहते हैं मिलना। और ये जो दोपहर शब्द है, इसमें एक समास आता है बेटा, इसमें एक समास आता है। समास क्या आता है, द्विगु समास। क्या होगा बेटा, कौन सा समास आएगा, द्विगु समास। तो इसमें आएगा आपका द्विगु समास। कौन सा बेटा, ये द्विगु समास का उदाहरण है। कौन सा बेटा, दोपहर। ठीक है, बताएंगे किसी समय समास की बात चलेगी तो समास को भी आप अच्छे से सिखाएंगे, आपको शॉर्टकट में सिखा देंगे ताकि जल्दी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो याद रखना, दोपहर का अर्थ क्या होता है, दोपहरों का समाहार या दोपहरों का मिलन। चलिए बेटा, चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन, हाँ, विकल्पों में से कीजिए। जिसने चित्त, चित्त कहते हैं मन, किसी विषय में दिया या लगाया है। जिसका मन जो है किसी विषय मतलब काम में लगा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, विषय चित्त। अग्रगामी दत्त चित्त, ये दत्त चित्त है, ये दत्त, हाँ, चित्त कहलाएगा, दत्त चित्त है ये। ठीक है, और एक होता है बेटा अग्रसोची। तो मैं आपको बात बता दूं, अग्रसोची आगे की सोचने वाला, दत्तचित्त उसे कहते हैं जिसका मन किसी काम में लगा हुआ है। अग्रगामी वो होता है जो आगे की तरफ गमन कर रहा है, और विषय चित्त का मतलब होता है जो विषय के बारे में सोचता है। ठीक है, तो मैं आपको 5 वाक्यांश लिखवाऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, काम में आएंगे। देखिए, पहले को लिखा हमने दत्तचित्त। दत्तचित्त का मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरा ऐसी एक अच्छा बनवर्ड है, आप लिखिए, उसके बारे में है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित कहेंगे। तीसरे को बेटा बोलेंगे आशातीत, आशातीत, है ना। चौथे को बोलेंगे बेटा, हाँ, अकिंचन, अकिंचन। पांचवें को बोलेंगे बेटा, हाँ, पांचवें को कहते हैं विनीत, विनीत। ये बनवर्ड बन जाएंगे। देखो क्या कहेंगे, पहले तो ध्यान से सुन लो। जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया है ना, किसी काम को मन लगाकर करने वाला क्या कहलाता, दत्त चित्त कहलाता है। तो इसका मतलब होगा किसी काम को,
किसी काम को मन लगाकर करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को मन लगाकर करता है दत्तचित्त कहलाता है। ठीक है, जैसा आप पढ़ते हैं, हम पढ़ाने का काम करते हैं तो मन लगाकर काम कर रहे हैं, दत्तचित्त है अपने काम में हम। अप्रत्याशित का मतलब ये है, देखिए अप्रत्याशित का मतलब है जो आपने सोचा नहीं है, अगर वैसा हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित कौन सा होता है? जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित मतलब होता अचानक, जैसे जिसकी उम्मीद आपने ना की हो, वो क्या कहलाता है? अप्रत्याशित। जैसे कभी कभी आप अपनी बुक्स को ढूंढते हैं और हो सकता है कि बुक्स आपको दिखाई ना देती हो, ना मिल रही हो बुक्स, है ना, और फिर अचानक से वो मिल जाती है, तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जैसे आप किसी शहर में गए हों और आपके कोई रिश्तेदार अगर आपको मिल जाते हैं अचानक से, जो आपने सोचा भी नहीं है, आशा नहीं की थी कि वो मिलेंगे, लेकिन वो मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हाँ, अप्रत्याशित। आशातीत का मतलब क्या होता है? हाँ, आशा से परे, आशा प्लस अतीत, अतीत मतलब परे, तो उसे कहते हैं आशा से परे, आशा से परे, उम्मीद से ज़्यादा। आशातीत का मतलब होता है बेटा उम्मीद से ज़्यादा, जो आपने सोचा है कहीं उससे ज़्यादा अगर चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं तो क्या कहलाएंगे? उसका क्या कहेंगे हम? आशातीत। जैसा आपने पेपर दिया हो और आपने सोचा हो कि 100 में से मेरे 80 नंबर आ जाएंगे, और 100 में से आपके जो है नंबर ज़्यादा आ जा, 85 आ जा, 90 आ जा, तो इतने की तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, है ना, जो आपने कुछ तुक्के वगैरह लगाए होंगे उस आधार पर, लेकिन आपके नंबर आ जाते हैं इतने सारे, तो आशातीत कहलाता है। अकिंचन का मतलब होता है, देखिए, जिसके पास कुछ न हो। हाँ, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, मतलब जिसके पास कुछ ना हो, ना कपड़े हो, ना भोजन हो, ना संपत्ति हो, ना पैसा हो, कुछ भी नहीं है उसके पास में, उसे कहते हैं अकिंचन। ये लिखा हुआ बेटा विनीत, क्या है ये है विनीत। विनीत का मतलब होता है नम्र स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव नम्र है, सभ्य है, नम्र स्वभाव वाला। नम्र स्वभाव वाले को हम क्या कहते हैं? विनीत कहते हैं। नम्र या सौम्य स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव नर्म हो, सौम्य हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको क्या कहते हैं बेटा? विनीत। ठीक है, चलिए देखो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या कह रहे हैं बेटा? इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। लो बेटा, जल शब्द का क्या पूछा आपसे? जल शब्द का विलोम पूछ रहे हैं। लो जी, जल शब्द का क्या पूछ रहे हैं? विलोम पूछ रहे हैं। थल है, तालाब है, सलिल है, स्थान है, तो जल का थल होता। बताओ, इतने हल्के हल्के पूछता है कमीशन, और उसके बावजूद भी लड़के कहते हैं कि पेपर भारी है। पेपर भारी नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है कि आपको चीज़ें अच्छे से या तो बताई नहीं गई हैं, या आपने चीज़ों को अच्छे से सीखा नहीं है, ठीक है, या फिर आप में वो जुनून नहीं है जो आपके सपनों को साकार कर सके। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि अपने जुनून को बरकरार रखिए, है ना, और अपने कर्तव्य पथ पर अगर आप निकल गए हैं तो फिर पीछे मुड़कर मत देखिए जब तक आपका टारगेट आपको ना मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, मैं 5 विलोम शब्द लिखूंगा, तो ये अपने शब्द हैं बेटा 5, और ये विलोम है 5। मैंने इससे पहले कराए थे, अब चूंकि दूसरा सवाल आ गया ये, तो 5 मैं और करा देता हूँ, तो कितने हो जाएंगे अपने पास में? यहाँ तक 10 विलोम शब्द हो जाएंगे। जैसे एक शब्द मिला है आपके पास में जल। अब जल शब्द का विलोम तो सब बच्चों को पता होता है कि जल शब्द का विलोम क्या होता है बेटा? हाँ, एक शब्द होता है विमुख, एक शब्द होता है विमुख, विमुख का विलोम पूछते हैं, खूब आता पेपर में। एक शब्द होता है बेटा अज्ञेय, एक शब्द होता है अज्ञेय, अज्ञेय का विलोम पूछते हैं बेटा। हाँ, एक शब्द होता है देखिए कृत्रिम, कृत्रिम शब्द का विलोम पूछा जाता है। और एक शब्द होता है बेटा, हाँ, उसे कहते हैं अनुकूल, अनुकूल। मैं आपको ऐसे शब्द लिखवा रहा हूँ विलोम जो ना हल्के हैं ना भारी हैं, और वो जीडी के और पुलिस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा टिपिकल शब्द नहीं पूछे जाते, बहुत आसान शब्द पूछे जाते हैं। मैं आपको मिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम में काम आएंगे। जल का विलोम क्या होता है बेटा? थल, ठीक
ठीक है, जल का थल। विमुख का क्या होता है, उन्मुख। अब देखो विमुख का मतलब होता है वैसा मुंह फेर लेना, मुंह फेर लेना। अगर मान लीजिए मैं आपकी तरफ से मुंह फेर लूँगा तो मेरा मुंह ऐसा हो जाएगा, तो मैं आपसे विमुख हो गया। और अगर मैं आपकी तरफ को मुंह कर लूँगा तो ये उन्मुख हो जाएगा या सम्मुख हो जाएगा। तो देखिए विमुख का उन्मुख लगा दें या सम्मुख लगा दें, दोनों ही ठीक है। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने जिनके मुँह हो। अज्ञ, अज्ञ का हम लगाते हैं, देखो अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो, या तो विज्ञ लगा दें या हम लगा सकते हैं प्रज्ञ। क्या लगाते हैं, विज्ञ या प्रज्ञ। तो अज्ञ का मतलब होता है जिसको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। कृत्रिम, आर्टिफिशियल कहते हैं उसको, और उसका होता है प्राकृतिक। क्या होता है बेटा, प्राकृतिक। दुनिया में कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती हैं और कुछ चीज़ें कृत्रिम होती हैं। जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं वो प्राकृतिक हैं, और जो इंसान ने बनाई हैं वो सब कृत्रिम है। ठीक है, जैसे हमारा वाला माइक ये कृत्रिम है, ठीक है, बोर्ड ये कृत्रिम है। अनुकूल का मतलब होता है जो अपने हिसाब से हो, जो हमारे हिसाब से दुनिया में घटनाएं घट रही हैं वो हमारे अनुकूल हैं, और जो घटनाएं हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं वो हमारे लिए क्या है, प्रतिकूल हैं। तो अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, जो हमारे खिलाफ है। चलिए अगला सवाल देखो, बहुत अच्छे वर्ड हैं सब ये। छठा सवाल, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। अंताक्षरी खेलने को कहा वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अंताक्षरी शिक्षिका खेलने को कहा विद्यालय। तो बेटा देखो बाकी तो सब ठीक है, इसमें अंताक्षरी जो है वो शब्द गलत लिखा हुआ है। तो मैं आपको 5 शुद्ध शब्द बताऊंगा, और सामान्यतः बहुत सारे बच्चों को ये शब्द पता नहीं होते कि उनकी वर्तनी कैसे लिखी जाती है। देखो एक शब्द आपने पढ़ा होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम गुलाम थे तो हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। मैं आपको बता दूं अधीन शब्द सही नहीं है, अधीन शब्द सही नहीं है। जैसे ये तो है अशुद्ध, यह अशुद्ध वर्तनी, और हमें क्या बनानी होती है, हमें करनी होती है शुद्ध वर्तनी। हमें वर्तनी को शुद्ध करना होगा। मैं 5 बताऊंगा आपको। जैसे अक्सर लोग बोल देते हैं अधीन, क्या अधीन अशुद्ध है, शुद्ध है? तो अधीन अशुद्ध है। अंताक्षरी, अंताक्षरी क्या है, अशुद्ध है। मैथिली, तो लोग ऐसे बोलते हैं मैथिली, मैथिली बोलते हैं, है ना। एक शब्द आता प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र ऐसे लिखते हैं बेटा। और एक शब्द लिखना है भगीरथी, भगीरथी। अब इनमें क्या है मैं आपको बताऊं, इनमें जो है गलतियां हैं और शुद्ध क्या है। अधीन शब्द सही नहीं होता, ये गलत है। इसकी जगह होता है बेटा अधीन। ये कई बार पेपर में आया है अधीन, है ना। देखिए अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, ऐसे लिखा जाता अंत्याक्षरी, है ना। मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है। क्या होता है, मैथिली, ऐसे लिखा जाता मैथिली, है ना। प्रेमचंद्र नहीं होता, बल्कि ये सही क्या होता है, प्रेमचंद होता है। ठीक है, हाँ। भगीरथी नहीं होता, क्या होता है बेटा, भागीरथी होता है, भागीरथी। तो मैं ऐसे ही बताता जब आपको चलूँगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो अप होना शुरू हो जाएगा। और जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे और इन सब चीज़ों पर काम करके जाएंगे तो आपका पेपर जो है वो सुपर होगा, है ना। आपको लगेगा कि हमने भैया की क्लास अटेंड करी थी और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसी तरीके से हमें पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है सब ये। देखो बेटा अगले सवाल में कह रहे हैं, जो कि 7वां सवाल है, कह रहे हैं निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। नानी याद आना, किसी से मिलने का मन करना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, छुपकर बैठ जाना, नानी को याद करना। तो तुमने सुना होगा कि जब संकट आता तो लोग कहते हैं, है ना, लोग कहते हैं कि देखो संकट जब फंसेगा ना, तुम संकट में फंसोगे तो तुम्हें नानी याद आ जाएगी। तो मुसीबत देखकर जब लोग घबरा जाते हैं तो उन्हें कौन याद आती है, अम्मा याद नहीं आती, अम्मा की अम्मा याद आती है ना। अम्मा मतलब मम्मी याद नहीं आती, मम्मी की मम्मी याद आती है, फिर नानी। ठीक है, तो उसे कहते हैं नानी याद आना। मैं आपको 5 जो है
मुहावरे बताऊंगा और 5 मुहावरे। जैसे एक तो ये लिखा है नानी याद आना, नानी याद आना, एक मुहावरा ये हो गया बेटा। एक दूसरा मुहावरा आपको लिखना है, हाँ दूसरा मुहावरा होता का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने, है ना। तीसरा देखो बेटा एक मुहावरा है, उसका लिखा हुआ है जाके पाओ न फटे बिबाई, लोकोक्ति है ये, जाके पाओ न फटे बिबाई, सो क्या जाने, सो क्या जाने पीर पराई, पीर पराई। एक चौथा लिखेंगे, चौथा बेटा जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। और एक और लिखेंगे, 5 कर लेते हैं इसमें भी बेटा हम। एक लिखेंगे हाँ अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग, ये 5 हो गए। पहले इन 5 को देखते हैं, अच्छे शब्द हैं, एग्जाम में जो है बेटा पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे शब्द हैं। देखो नानी याद आने का मतलब मैंने अभी बताया था कि जब मुसीबत में हम फंस जाते हैं तो हमें मम्मी याद नहीं आती, मम्मी की मम्मी याद आती है, मतलब नानी याद आ जाती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हाँ मुसीबत देखकर घबरा जाना, मुसीबत देखकर घबरा जाना। संकट जब आता है, जब आप घबरा जाते हैं तो आपको नानी याद आती है। का बरखा, बरखा कहते हैं बारिश को, क्या बरखा जब कृषि सुखाने, ऐसी बारिश का क्या फ़ायदा है जो खेती के सूख जाने के बाद हो। ठीक है, सूख जाने के बाद हो। ठीक है, याद रखना जीवन में आपकी नौकरी का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी मम्मी इंतज़ार करती हैं, आपकी बहनें इंतज़ार करती हैं, आपके भाई को इंतज़ार है, उन सबके सपने हैं, है ना। बूढ़े घर में दादा इंतज़ार करते हैं कि हमारा पोता जो है नौकरी पे लग जाएगा, बड़ी खुशी होगी हमें। तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि जब तक वो हैं, जब तक लोग वो उपस्थित हैं, उनके सामने उनके सपनों को साकार कर दीजिए, वरना आप उनके ना होने के बाद में अगर किसी बड़े मुकाम को भी हासिल करते हैं तो इसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, उसकी खुशी उन्हें नहीं होगी। और ये मुहावरा वहीं पर सटीक बैठेगा कि का बरखा जब कृषि सुखाने, ऐसी बारिश का क्या फ़ायदा जब खेती सूख गई हो, है ना। तो इसलिए कहा जाता है बेटा कि हानि होने पर हाँ हर उपाय बेकार होता है। हानि होने के बाद, हानि होने के बाद, हानि होने के बाद हर उपाय बेकार होता है ना। जब नुकसान हो गया तो उसके बाद उपाय करते रहिए, उस उपाय का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जाके पाँव न फटे बिबाई, सो क्या जाने पीर पराई। देखो जिसके पैर की जो एड़ियां हैं, एड़ी है ना, जाड़ों में फट जाती हैं बहुत से लोगों की एड़ियां, जिनकी कभी एड़ियां ना फटी हों, जिनकी एड़ियां फटी होती हों, उन्हें एड़ियों के दर्द का एहसास होता है। और जिन लोगों की एड़ी तक नहीं फटी हुई हो वो किसी के दुख को क्या जानेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पेट में कभी दर्द हुआ है और कोई मुझसे कहता है कि भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे पता है कि पेट के दर्द का आलम क्या होता है, कितना कष्ट होता है, और मेरे कभी हुए ही ना हो तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब देखिए हाँ, जो मुसीबत में होता है, जो संकट में होता है, हाँ उसी को सब चीज़ें दिखाई देती हैं। इसका मतलब होता है जिसके ऊपर बीतती है वह जानता है, जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, वही जानता है।
तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इसका मतलब जाके पाँव न फटे बिबाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई। जिसके ऊपर मुसीबत आती है उसे ये एहसास होता है, बाकी लोगों को एहसास नहीं होता। जस दूल्हा तस बनी बराता, भाई जैसा दूल्हा वैसी बारात। इसका मतलब होता है सभी साथी एक जैसे, सभी साथी एक जैसे, एक जैसे। अच्छा देखो सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति जैसा होगा उसके दोस्त भी वैसे होंगे। भाई जैसा मैं हूँ मेरे दोस्त भी मुझ जैसे होंगे, है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे दोस्त बहुत बड़े विद्वान आदमी होंगे, ना जी, मुझ जैसे होंगे। ऐसा भी ना कि बिल्कुल ही कूल होंगे, नहीं जी, मेरे हमजोली कौन होंगे, जो मुझ जैसे होंगे। तो जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसे आप वैसे ही साथी होते हैं, है ना। अपनी ढपली अपना राग, अपनी ढपली अपना राग। देखो तुमने देखा होगा जब चार भाई होते हैं ना और चारों भाइयों की शादी हो जाती है तो बैठक में बैठे हुए पिताजी जो है सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। तो एक भाई उधर जाता है, एक भाई उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। पिताजी कह रहे हैं भाई मेरी बात सुनो भैया, ये काम ऐसे कर लो, नाजी कैसे कर लें, है ना। तो वो फिर बाद में ना क्या देते हैं, भैया जिसका जैसा मन कर रहा हो ना वैसे वैसा कर लो, नाराज बाराज मत हो, हमारे हमसे शिकायत मत करो इस मसले में। तो उसे कहते हैं देखो अपनी ढपली अपने राग का मतलब होता है सबका अपने अपने मन के हिसाब से काम करना, है ना। सबका अपने अपने मन के हिसाब से, मन के हिसाब से काम करना, है ना। पिताजी कहते हैं जाओ भाई जाओ, अपनी ढपली अपना राग, हमारी बात तुम्हारी समझ में ना आ रही, तुम जैसा तुम्हारा मन कर रहे हो ऐसा कर लो, घर में कम से कम राड़ मत करो, ठीक है। चलिए तो ये मैंने बहुत अच्छे लिखवाए हैं, आप नोट डाउन भी करते रहना बेटा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और देखना कैसे आप जो है एसएससी जीडी में से हिंदी के 20 क्वेश्चन जो आपको करने के लिए आएंगे, कैसा आप 19-18 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे 20 में से 20 भी कर पाएँ, आप कम से कम लगो तो सही, ठीक है। चलिए बेटा अगला सवाल देखो, जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। समूल, खंडनीय, है ना, खंडित या अखंडनीय। तो जिसका खंडन नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं, हम अखंडनीय कहते हैं। तो ये बनवर्ड आ गए, ये बनवर्ड आ गए बेटा। मैं आपको 5 बनवर्ड बताता हूँ। देखो एक शब्द तो होता है अखंडनीय, अभी 5 बनवर्ड पहले कराए थे मैंने, अखंडनीय, ठीक है। अच्छा एक बनवर्ड होता है, हाँ उसको कहते हैं दरिद्र, दरिद्र। एक बनवर्ड होगा आपके लिए आद्योपांत, आद्योपांत, है ना। एक बनवर्ड होता है बेटा, हाँ उसको कहते हैं हम अनुपम। और बेटा एक और कर लेते हैं 5वां, हाँ उसका नाम है लोकातीत। देखो अब थोड़ा कोशिश करना बनाने की भी, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको, तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है, खुद आप अपनी चीज़ों को ठीक करने लगोगे। देखो अखंडनीय का मतलब क्या होता, जिसका खंडन न हो सके, जिसका खंडन न हो सके। जैसा मान लीजिए कोई चीज़ है, आप उसके टुकड़े करना चाह रहे हो, उसको टुकड़े ना हो रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, अखंडनीय। दरिद्र किसे कहते हैं, जिसके पास बिल्कुल भी धन न हो। देखो जिसके पास बिल्कुल भी धन न हो, बिल्कुल भी धन न हो, समझो मेरी बात को। और जिसके पास कुछ भी ना हो, न धन है, न दौलत है, न संपत्ति है, न कपड़े हैं, न खाना है, न कुछ नहीं, वो अकिंचन। और जिसके पास धन ना हो वो दरिद्र। आद्योपांत का मतलब होता है, आद्योपांत का मतलब होता है शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक। इसका मतलब होता है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक। जैसा मान लीजिए आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ में वहाँ चलना है आपको, आप शुरू से कह रहे हैं और जाते जाते भी उससे कह रहे हैं और वो ना जाए आपके साथ, इसका मतलब आपने आद्योपांत तक परिश्रम करा, आद्योपांत तक आपने उससे कहा, वो नहीं गया, शुरू से आखिर तक। अनुपम का मतलब होता है जिसके हाँ समान कोई दूसरा न हो, या जिसके बराबर कोई न हो,
जिसके बराबर, या समान कह दो, एक ही बात है, जिसके बराबर कोई न हो, कोई न हो, क्या कहते हैं उसको? अनुपम, अनोखा, अद्वितीय। ठीक है, चलिए ये कह रहा है देखो लोकातीत, लोक प्लस अतीत, जैसा आसातीत आया था आशा से परे, लोकातीत का मतलब होता है बेटा लोक से परे, जो इस दुनिया से ही परे है वो लोकातीत है। तो लोकातीत का मतलब हो जाएगा लोक, लोक मतलब होता है बेटा संसार। ठीक है, लोक से परे, जो संसार से परे है, संसार से दूर है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा लोकातीत। बहुत अच्छे वर्ड मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही शानदार वर्ड है बेटा, और अगर आप तैयारी कर लोगे थोड़ी सी तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 9, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। मुसीबत का मारा बह, किसी और स्थान पर न जा, न और स्थान पर जा बसा। तो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक बताना आपको, कहाँ से कहाँ तक बताना बेटा? यहाँ से यहाँ तक बताना है, किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर। तो किसी और स्थान पर, इसके लिए क्या कहते हैं? अत्र कहते हैं, सर्वत्र कहते हैं, तत्र कहते हैं, अन्यत्र कहते हैं। तो ये जो शब्द है ना, नोट कर लीजिए। अन्यत्र का मतलब होता है किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर। अन्यत्र शब्द का अर्थ है ये, अन्यत्र का मतलब क्या होता है? किसी और स्थान पर, अन्य प्लस इत्र, अन्य है ना प्लस इत्र, किसी और स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। देखो प्रभा है, गिरिराज है, मदन है, आसव है। तो ये कह रहे हैं कि हिमालय का पर्यायवाची बताना है। कल मैंने आपको जो है सरस्वती का पर्यायवाची बताया था। मैंने कहा सरस्वती को शारदा कहते हैं, भारती कहते हैं, बीणा पाड़ी कहते हैं, गिरा कहते हैं, बागेश्वरी कहते हैं, महाश्वेता कहते हैं। ठीक है, ये सब पर्यायवाची किसके थे? सरस्वती के थे। आज जो पर्यायवाची है एक ही लिखवाऊंगा पर्यायवाची में आपको, वो है हिमालय का, हिमालय का। देखो हिमालय को कहते हैं नगराज, नगराज। अब नगराज क्यों कहते हैं? नग का मतलब होता पर्वत और राज का मतलब राजा। इसे कहते हैं नगपति, पति मतलब स्वामी, है ना। नग कहते हैं पर्वतों का स्वामी। हाँ, इसे कहते हैं नगेश। और नग माने क्या बता रही हूँ मैं बार बार? नग माने मैंने क्या बताया बेटा? नग माने बताया पर्वत, पर्वतों का राजा, पर्वतों का पति, पर्वतों का ईश्वर। कौन है? हिमालय है ना। इसी को कहते हैं बेटा, हाँ इसी को कहते हैं, देखो हाँ हिमगिरी, हिमगिरी है ना, इसी को कहते हैं हिमाद्री। बाकी ऐसी बहुत सारे बन जाएंगे, फिलहाल आप इतने याद रख लो। हिमालय के पर्यायवाची पेपर के लिए वेरी मोस्ट, बहुत अच्छा पर्यायवाची है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धि पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं आया, परंतु वह आया गया। अब इसमें क्या चीज़ गलत आपको लग रही है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। वह आया परंतु मैं नहीं आया, वह आया परंतु, परंतु कैसा बनना चाहिए था? हाँ, वह आया परंतु मैं नहीं आया, मैं नहीं आया। तो ये एरर हो गई, परंतु में एरर हो गई। ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन देखो एक उपवाक्य ये है, एक उपवाक्य ये है, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना, तथा ऐसी चीज़ों से अगर जुड़ते हैं तो उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य है। ये कैसा वाक्य है बेटा? संयुक्त वाक्य है। ये कैसा है बेटा? संयुक्त वाक्य है ना। पढ़ांगे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले सवाल में क्या कह रहे हैं देखिए, 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? ठीक है, उपयुक्त कौन सा होगा? किस वाक्य के लिए? 2 घोड़ों पर सवार होना। तो मैं आपको बात बता दूं,
दो घोड़ों पर जो सवार होने की स्थिति होती है, हाँ, उसे कहते हैं दुरंगी नीति। ये अंकी बिंदी है, दुरंगी नीति, है ना। देखो सवारी नीति, सवारी नीति का मतलब किसी पर सवार होना, ठीक है। दुरंगी नीति, हाँ, दो नीतियाँ साथ लेकर चलना, दो घोड़ों की सवारी करना। सफल नीति, सक्सेस पॉलिसी है ये। और तिरंगी नीति, तीन घोड़ों पर बैठ कर भागना। तो दुरंगी नीति का मतलब आप बस एक लाइन नोट कर लीजिए, दुरंगी नीति का मतलब होता है दो घोड़ों पर सवार होना। दो घोड़ों पर सवार होना। दो घोड़ों पर सवार होना ये कैसी नीति है, इसको क्या कहते हैं हम? दुरंगी नीति। क्या कहते हैं बेटा? दुरंगी नीति। चलो, तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अव्यय से बना, है ना, विशेषण जो है वो अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, ये अव्यय से बना विशेषण है, 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 और बेटा ये भी अव्यय से बना विशेषण है, ठीक है। ये जो कैसा है, कैसा, ऐसा, वैसा, ये जितने भी होते हैं बेटा, ये सब जो होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण होते हैं, सर्वनाम से बने हैं, सार्वनामिक विशेषण है ये, ठीक है। अब देखो, जैसे पीछे, तो पीछे आगे, आगे पीछे, आगे पीछे, ये दोनों अव्यय होते हैं। तो पीछे से बना है पिछला, ठीक है। उसके बाद देखो, आगे से क्या बनेगा? अगला, है ना। बाहर से बनेगा बाहरी, तो बाहर, भीतर, ये सब क्या होते हैं? ये सब अव्यय होते हैं। देखो, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। हाँ, एक फ़ोटो ले लेते हैं भाई। ठीक है बेटा, बैठो हैं। किस चीज़ में हुआ था? अच्छा, देखो भैया, इनका एसएससी स्टेनोग्राफर में जो है, हाँ, भैया का सिलेक्शन हुआ, और क्लास चल रही थी, जो कि शाम हो गई, तो ये मिलने के लिए आए, है ना। और ये खुशी सबको होती है कि जब जो है बच्चे कामयाब होते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी मेहनत जो है वो सार्थक होती है, और इनके घरों में भी उजाला होता है, इनके माँ बाप जो है वो भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और सबको जो है गर्व महसूस होता है जब कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में आगे बढ़ता है तब, ठीक है। आप भी मेहनत करिए, अवश्य जो है कामयाब होंगे, ज़रूर आपका भी सिलेक्शन होगा, बस आपको जुड़े रहना है, लगे रहना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चार सवाल और हैं इस सेट के। कह रहे हैं, देखो, आकलन शब्द के लिए इनमें से प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? एक पर्यायवाची शब्द हिमालय का आया है, जो मैंने बताया इसी सेट में। हिमालय को नगपति, नगेश, है ना, और नगेंद्र भी कह देते हैं हिमालय को, है ना, नगराज भी कहते हैं, हिमाद्री, हिमाचल, है ना, सब हिमालय के हैं। एक शब्द और आया है बेटा, आकलन। आकलन के पर्यायवाची, देखो बेटा, एक बात बताओ, आपने बहुत बार सुना होगा कि इस चीज़ का आकलन लगाओ। आकलन क्या है? आकलन एक अनुमान है। तो आकलन क्या है? एक अनुमान है, ठीक है। तो देखिए, उसे कहते हैं, अब इसमें नीचे ऑप्शन रह गए हैं। आकलन क्या है? एक अनुमान है, और उसके पर्यायवाची आपको कौन कौन से याद रखने हैं। उसके एक पर्यायवाची का नाम होता है बेटा, है ना, अगणन। अगणन क्या होता है? आकलन होता है, क्योंकि इसकी गणना नहीं होती। अगणन का मतलब ये होता है जिसकी गणना नहीं हुई, आपने कैलकुलेशन नहीं करी है, केवल आपने एक अनुमान लगाया है बेटा। और इसी को हम कहते हैं, देखो, प्राक्कथन। इसी को प्राक्कथन कहते हैं। और इसी का एक शब्द आता है बहुत अच्छा, निरूपण। क्या आता है बेटा? निरूपण, ठीक है। तो ये तीनों याद रख लो, तीनों बहुत अच्छे हैं। और आकलन का मतलब तो आप जानते हैं, अनुमान लगाना, है ना, कि आइडिया लगाना, ठीक। चलो बेटा, अगला शब्द देखते हैं क्या कह रहे हैं। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया
और द्वितीय प्रणयार्थक क्रिया का सही क्रम चुनिए। अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ, ये प्रणयार्थक क्रिया कौन सी होती है। जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी से प्रेरित होकर या किसी के माध्यम से काम करवाता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक और एक को कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इतना भर याद रख लीजिए कि जो सामान्य क्रिया है, जो सामान्य क्रिया होती है हमारी बेटा, कौन सी क्रिया? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया वो होती है जिसके आखिर में ना मिलता है, ठीक है। उसके बाद बनता है प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या करते हैं? देखिए प्रथम प्रेरणार्थक में हम क्या करते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक जो होता है, प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है बेटा द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक, ये जो प्रथम प्रेरणार्थक होता है इसमें जोड़ते हैं आना, और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं? बाना। आना और बाना, आना बाना जोड़ के प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे एक क्रिया है उठना, तो सामान्य क्रिया क्या हो गई बेटा? उठना। उठना में ना जिसमें होगा वो सामान्य क्रिया होगी। अब इसमें आना जोड़ देंगे तो उठाना, बाना जोड़ दोगे तो उठ बाना। ये प्रथम प्रेरणार्थक, ये द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देखो करना, करना ये करना है, तो करना से अगर आप बनाओगे तो करना से बनाओगे, एक तो हो जाएगा कराना और एक बन जाएगा बेटा करबाना। ऐसी देखो सुनना है, तो सुनना है, सुनना मूल क्रिया है, सामान्य क्रिया है सुनना, तो एक होता है सुनाना और एक होता है सुनबाना। सुनबाना है ना। जैसे एक होता बजना, अब इसमें मैं इसी के बनवा देता हूँ बजना, तो एक होता बजाना और एक होता बेटा बजबाना, बजवाना। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे? ये कह रहे थे कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ठीक है कि पहले उसमें सामान्य क्रिया आ रही है मूल क्रिया, उसके बाद में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आ रही है और उसके बाद में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आ रही है। तो पहले ही वाला विकल्प ठीक है, ये सामान्य क्रिया हो गई जिसके पीछे ना लगा हुआ है। फिर उठाना ये द्वितीय क्रिया हो गई, आना लगा हुआ है, और ये तीसरा वाला भाग हो गया, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया और ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि प्रथम प्रेरणार्थक है, ये मूल क्रिया है और ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। इसका क्रम सही बनाना था आपको। तो सही क्रम कौन सा मिल गया बेटा? सही क्रम पहले वाले में मिल गया है। तो आना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक और बाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब गद्यांश के सवाल हैं। गद्यांश का सवाल तो अपठनीय होता है। देखो कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है और गद्यांश के नीचे पूछे गए प्रश्नों के में इन रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, जो कि विकल्पों के माध्यम से। राष्ट्र के ... विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? पहले वाले में क्या भरा जाएगा? देखिए हाँ, पहले वाले में क्या भरा जाएगा? हाँ, पहले वाले में क्या आएगा? 16वें सवाल में। तो पहले इतना पढ़ें आप, देखो इतना पढ़ें केवल। हाँ, राष्ट्र के ... विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो राष्ट्र के किस मामले में? अधिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पूरे या सभी? तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। सर्वांगीण विकास आता है, सर्वांगीण का मतलब है जो सभी तरह से डेवलपमेंट होता है उसे सर्वांगीण विकास कहते हैं। ऐसे देखो दूसरा सवाल लिख रखा है, गद्यांश वही है और जहाँ से वो टूटा हुआ हम वहीं से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ से पढ़ना है आपको। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही दूसरे में ... की सर्वोच्च संपदा है। तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही किसकी? मोहल्ले की, प्रदेश की, राष्ट्र की, राज्य की? तो राष्ट्र की। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। इसका मतलब दूसरे में क्या आएगा बेटा? राष्ट्र शब्द भरा जाएगा। अब ये क्या है? ये अपठनीय है, आप अपने आप से भी करके देख सकते हैं बेटा। तीसरे में आ जाओ तो मैं वहीं से पढ़ूंगा जहाँ से तीसरा रुका हुआ है। कह रहे हैं जनतंत्र के लिए तो यह एक महान ... योजना है। कैसी? कल्याणकारी है, मनोहरकारी है, हितकारी है, लाभकारी है। तो कल्याणकारी कौन सा आएगा बेटा इसमें? कल्याणकारी। क्या आएगा? कल्याणकारी, ठीक है।
ये गद्यांश है, इसमें कोई ज़्यादा इतनी हेडक आप सब लोगों को नहीं होगी। हाँ, उसके बाद में देखो चौथा पढ़ेंगे, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति डॉट डॉट एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम क्या है वो आगे देखेंगे। तो चौथे में देखिए क्या लिखा हुआ है, चौथे में यहाँ से आ जाइए, क्या कह रहे हैं, जन समाज में राष्ट्र कोमा संस्कृति कोमा है ना एवं परिवार के प्रति, अब क्या आएगा इसमें, राष्ट्र, समाज, राज्य, लोग, तो समाज आएगा। क्यों आएगा समाज, देखो समाज इस वजह से आएगा, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति, सोसाइटी के प्रति और फैमिली के प्रति, तो इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा आपका, हाँ इसमें आएगा आपका समाज। चलिए अगले सवाल में देखो आखिर में क्या लिखा हुआ है, पांचवा जो है, पांचवें पार्ट में क्या कह रहे थे, हाँ कह रहे हैं चरित्र निर्माण का प्रथम डॉट डॉट है, प्रथम क्या होता है, रास्ता है, कदम है, तरीका है, सोपान है, सोपान मीन्स होता है सीढ़ी, जो चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी है ना, हाँ ये चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी है, तो इसमें आएगा सोपान। अब ये मत समझना कि भाई साहब आपने गद्यांश बड़ी जल्दी से ख़त्म करा दिया, क्योंकि गद्यांश एक ऐसी चीज़ है जो अपठनीय है, आप बड़े आराम से उसको कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर चाहोगे तो हम टेलीग्राम चैनल पे भी ये पूरी की पूरी जो PDF है इसको डाल देंगे, ताकि आप घर पर बैठकर टेस्ट लगा सकें, देख सकें, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।